एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी से माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अब बारी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है कॉस्ट। तो देखो कितना 4 लेटर का नाम है। कॉस्ट छोटा सा नाम है, अच्छा चैप्टर है। इसको करते हैं, समझते हैं। ग्राफ्स भी हैं बहुत सारे, तो सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट से पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन समझा। प्रोडक्शन क्या था कि आप इनपुट्स को यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आउटपुट जनरेट कर रहे हो। वो क्या था? प्रोडक्शन था। ठीक है, अब सपोज सपोज नहीं, प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट तो आएगा, खर्चा तो आएगा, है ना। तो कॉस्ट क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट द फर्म नीड्स टू एम्प्लॉय इनपुट्स, बट एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट टिपिकली कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मेनी वेज। देखो, हम लोगों ने देखा था कि हम दो इनपुट्स को ले रहे हैं आउटपुट बट प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो इनपुट्स आप अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कि मैं सपोज 5 लेबर ले रही हूँ और एक कैपिटल ले रही हूँ, तो भी मैं आउटपुट जनरेट कर सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 लेबर और 2 कैपिटल ले लूँ यूनिट्स, तो भी मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट्स के टू जनरेट आउटपुट, है ना। सो देयर कैन बी मोर देन वन इनपुट कॉम्बिनेशन विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, ठीक है। बेसिकली आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट्स के, जैसे कि एक ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक सपोज ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है। अलग अलग कॉम्बिनेशन है इनपुट्स के। हम कौन सा इनपुट का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कॉस्ट सबसे कम आए, है ना। एज अ बिजनेस, एज अ फर्म, आप वही कॉम्बिनेशन उठाओगे जिसमें आपका खर्चा, आपका कॉस्ट सबसे कम आए, लीस्ट आए, है ना। वही लिखा है कि सो फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म चूजेस द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगा, हम उसी इनपुट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास, कॉप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। किस तरह से ये गिवन है, देखो, Q इक्वल टू x1 टू द पावर एल्फा, x2 टू द पावर ऑफ बीटा। इसमें Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है आउटपुट, अमाउंट ऑफ आउटपुट। आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमने Q से डिनोट करा है। देखो इस तरह से लिखा है। ठीक है, क्यू का मतलब क्या है कि कितना आउटपुट बन रहा है। x1 का मतलब क्या है? एक इनपुट, जैसे कि x1 का मतलब है लेबर। ठीक है, x1 का मतलब लेबर। x2 का मतलब है कैपिटल। हम दो इनपुट्स ले रहे हैं ना, क्योंकि तो x1 लेबर, x2 कैपिटल। ठीक है, एल्फा का मतलब क्या है? एल्फा का मतलब है कि अगर आप लेबर बढ़ाते हो, सपोज 1% से, 1% से लेबर बढ़ाया, तो आउटपुट कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, तो वो आपका अल्फा यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से बीटा का मतलब क्या है? बीटा का मतलब है कि अगर आप x2 बढ़ाते हो 10% से, सपोज, तो आपका जो क्वांटिटी है, जो आउटपुट है, वो कितने परसेंट बढ़ा, दैट इज बीटा। ठीक है, तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है आउटपुट में, अगर हम इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो आपको अल्फा और बीटा शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे कोप्टोग्लास फंक्शन ऐसे याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, ठीक है, इक्वेशन है। इसमें ध्यान रखना, 3 केस हो सकते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो क्या बोलेंगे, अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है, शो करेगा इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन, है ना। अगर इक्वल टू 1 है तो हम बोलेंगे ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अभी रिटर्न्स टू स्केल हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब कि जितना हम इनपुट्स में चेंज ला रहे हैं, उतना ही आउटपुट में भी चेंज आया। ठीक है, मतलब उतना ही परसेंट बढ़ा आउटपुट भी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब हमने इनपुट्स सपोज 10% से बढ़ाए, मैंने लेबर 10% से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट में 50% का चेंज आ गया, ज्यादा चेंज आया आउटपुट में, तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और अगर लेस देन 1 है तो बोलेंगे DRS, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब आउटपुट में चेंज कम आया है, इनपुट्स में चेंज ज्यादा आया। मैंने इनपुट 50% से बढ़ाए, लेकिन आउटपुट सिर्फ 40% से ही बढ़ा, तो वो क्या है? DRS। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब IRS, लेस देन 1 है तो एग्जिबिट्स DRS। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट पे। कॉस्ट चैप्टर में आपको, अब देखो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन मैंने प्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, फिर से रिकैप दे देती हूँ। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है कि शॉर्ट रन के केस में ना, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे इनपुट्स हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं जिनको आप बदल सकते हो, और कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, कि मेरे पास सपोज एक रेस्टोरेंट है और एक ऑर्डर आया है कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर
एक बड़ा ऑर्डर है, उसको कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ। ठीक है, सो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं अपना लेबर तो बढ़ा सकती हूँ, लेबर चेंज कर सकती हूँ, यानी कि लेबर कैसा है, वेरिएबल है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो मेरा किचन साइज है, जो मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे सब प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम एकदम से बदल नहीं सकते इतने कम टाइम में। तो एक फैक्टर मेरा लेबर जो चेंज हो सकता है वो कैसा है, वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे लैंड की, मेरे फैक्ट्री की, वो कैसा है, फिक्स्ड है। तो शॉर्ट रन के केस में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में सपोज मुझे वही ऑर्डर 5 महीने में पूरा करना था, तो 5 महीने में मैं इजीली लेबर भी चेंज कर सकती हूँ, मैं इजीली लैंड भी अरेंज कर सकती हूँ, मैं इजीली फैक्ट्री भी अरेंज कर सकती हूँ। तो सारे ही जो इनपुट्स हैं वो कैसे हैं, वेरिएबल हैं, चेंज किए जा सकते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो समरी ये निकली कि शॉर्ट रन के केस में आपके पास वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सो आपको कॉस्ट पढ़ना है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। तो बुक में दोनों गिवन है, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन कॉस्ट भी। बट आपके सीयूईटी के सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट है, तो हम उसी को यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब शुरू करते हैं पढ़ना। ओके, कई बार मुझे लगता है वीडियो बनाते टाइम इतना बोल रही हूँ, मैं एक्चुअल में इतना नहीं बोलती ऐसे, पता नहीं क्या है। चलो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। Previously discussed the short run and long run. In the short run, some of the factors of production cannot be varied and therefore remains fixed. तो वही चीज लिखी है। The cost that a firm incurs to employ these fixed inputs is called the total fixed cost. अब हमें पता है शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स तो वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। तो जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उन पे जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। ठीक है, TFC आपका कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कितना भी बढ़ाते जाओ प्रोडक्शन, पर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक, कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फैक्ट्री में मशीन है, अब आप उस एक मशीन से कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, खर्चा तो उतना ही आएगा उस मशीन पे, है ना। आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी खर्चा उतना ही रहेगा मशीन पे, आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो भी उतना ही खर्चा रहेगा, वो कैसा है, फिक्स्ड है। तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वट एवर अमाउंट ऑफ आउटपुट द फर्म प्रोड्यूसेस, दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर द फर्म। आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, ये वाली जो कॉस्ट है TFC, ये कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस एनी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म इन द शॉर्ट रन कैन एडजस्ट ओनली वेरिएबल इनपुट्स। तो अगर आपको प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लेके आते हो। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक तो लेबर है और दूसरा हमारे पास लैंड है। ठीक है, लेबर को हम वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर, और लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, सो अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो हम अपने वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ाएंगे, और लैंड हमारी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो लैंड पे होने वाला जो कॉस्ट होगा उसे हम बोलेंगे TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और लेबर पे होने वाला जो कॉस्ट आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि TVC। ठीक है, तो लिखा है the cost that a firm incurs to employ these variable inputs is called total variable cost। ठीक है, सो आपके पास शॉर्ट रन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है कि कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो, TVC प्लस TFC, TVC प्लस TFC। ठीक है। अच्छा, अब देखो लिखा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट द फर्म मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल इनपुट्स यानी कि लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। सिंपल चीज है, अगर आप इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओगे, सपोज टोटल वेरिएबल कॉस्ट था 10, फिक्स्ड कॉस्ट था 50, तो टोटल कॉस्ट 60 का आएगा। ठीक है, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाकर 10 से 30 कर दूं, फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी 50, तो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा 80। तो क्या पता चल रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 से लेके 30 कर दिया, तो टोटल कॉस्ट मेरा 60 से 80 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इतना ही बता रहे हैं इसमें। सो एज आउटपुट इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज। सीधी सीधी बात है, आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा, वही लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो पूरी कहानी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले टेबल देख लेते हैं इसमें। देखो, हमें अलग अलग टाइप के कॉस्ट बताए हैं, तो आपको ये सारे जो कॉस्ट दिख रहे हैं ना, TFC, TVC, TC, AFC, AVC, CAC, CMC, SMC, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, देखो समझो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आउटपुट दिया है 0 से लेके 10 तक, कि जब हम बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जीरो जीरो आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा, तो उस वक्त भी हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना आया है, 20 का आया है ना।
20 का आया भाई, आपने मशीन ला के रख दी अपनी फैक्ट्री में, फिक्स्ड कॉस्ट उस पे आएगा, है ना, फिक्स्ड है वो तो। अब आप उससे प्रोडक्शन करो या ना करो, उस पर खर्चा तो आएगा ना, कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है चाहे आपने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है। और हर एक लेवल पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारा, 20 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अच्छा इसके बाद देखो, मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करी, एक यूनिट प्रोड्यूस करी, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी 20 का है। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट है 10 का, मतलब मान लो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम लेबर ले रहे हैं। सो अगर मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करी तो उसमें 10 यूनिट्स ऑफ लेबर लगे। सो टोटल कॉस्ट कितना आया, टीसी कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 20 + 10 = 30, 30। ठीक है। अच्छा, दूसरे लेवल पे देखते हैं। दूसरे लेवल पे अगर हम चलें तो मैंने दो अगर यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा है, सो अगेन मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 20 का ही है, कांस्टेंट है। लेकिन सिंपल चीज है, अगर मैं ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे ज्यादा लेबर चाहिए होगा, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो 10 से कितना हो गया, 18 हो गया। और टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, 20 + 18 दैट इज 38, 38। ठीक है। सो ये कहानी आपकी यहाँ से 10 तक चल रही है, इतना समझ गए। ठीक है। अच्छा, एएफसी क्या है, एएफसी का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हम लोग ने एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर में, इसी तरह से कॉस्ट में क्या है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमने कितना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करा है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जीरो आउटपुट था तो हमारा एवरेज कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है। अगर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 का इनकर करा है और दो यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो एक यूनिट बनाने में आपका कितना फिक्स्ड कॉस्ट आया, पर यूनिट कितना फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, उसको हम बोलेंगे एएफसी। तो कैसे निकलेगा, टीएफसी अपॉन आउटपुट। ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 अपॉन 2 करोगे तो 10 का आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। इसी तरह से चेक कर लो कि अगर हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 का आया है और आपने आउटपुट प्रोड्यूस करा है 4 यूनिट्स, तो एक यूनिट पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट आया, कैसे आएगा, 20/4 दैट इज मार्च। पर यूनिट कितना फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, दैट इज एएफसी। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझे, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। जैसे किसी लेवल पे चेक करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि कहाँ पे चेक करें, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 24, दूसरे पेन से कर देती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट है 24 का। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, 3 यूनिट्स। तो एक यूनिट बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट आया, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आएगा, 24/3 दैट इज 8, 8। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एसएसी। एसएसी क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यानी कि एएफसी प्लस एवीसी। ठीक है, टोटल एवरेज कितना आया है, तो कैसे निकलेगा, जैसे कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे 20 + 10 करोगे तो 30 का एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, 10 + 9 करोगे तो 19, 6.67 + 8 करोगे तो 14.67, तो टोटल करा है अपने इसमें। ठीक है। इसके बाद है एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या है, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, एमसी का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट समझते हो कि जब हम एडिशनल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो हमारा एडिशनल कितना कॉस्ट आया। ठीक है, एडिशनल कितना कॉस्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसको हम बोलेंगे एसएमसी। कैसे निकलेगा, देखो थोड़ा सा इसमें मैं ये सारे डिब्बे हटा देती हूँ, तो देखो, अरे अरे, टोटल कॉस्ट देखो हमारा, जब एक यूनिट हमने प्रोड्यूस करी तो टोटल कॉस्ट आया 30 का। जब हमने जीरो आउटपुट बनाया तो टोटल कॉस्ट आया 20 का। सो एडिशनल कितना खर्चा आया, 10 का, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। इसी तरह से जब मैंने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो टोटल कॉस्ट आया 38 का, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने में खर्चा आया था 30 का, तो एक्स्ट्रा कितने का आया, 8 का। कैसे निकाल रहे हो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो टोटल कॉस्ट में से। ठीक है। सो टीसी, ये एक आपका बनता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। ओके। अब इसमें देखो जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है, उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है हर लेवल पे। मतलब ये जो चेंज आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट में, ये किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना। जो टोटल कॉस्ट है, ये वाला जो कॉलम है टोटल कॉस्ट का, उसमें जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारे वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है ना जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है। सो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप
वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस देखोगे ना, तो भी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8, 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6, 29 में से 24 माइनस करोगे तो 5 का मार्जिनल कॉस्ट, 33 में से 29 माइनस करोगे तो 4 का मार्जिनल कॉस्ट। तो एक ही बात है। ठीक है, समझे क्या मैंने क्या बोला? तो इस तरह से आपके पास सारे टाइप के कॉस्ट यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखो लिखा है इसमें, फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 रुपीज। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है ना, दिख रहा है इसमें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो बढ़ता जा रहा है। आउटपुट 0 से 10 हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से 95 हो गया, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड ही है। ठीक है, सो विद आउटपुट जीरो टीवीसी इज जीरो। जब आउटपुट जीरो था, जब हमने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, तो हमारा लेबर भी नहीं लगा होगा। सो लेबर पे जो खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट, वो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। लेकिन जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया 10 का। जब हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया 18 का। और इसी तरह से आगे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? एज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो टोटल कॉस्ट ऐसे निकलेगा, टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, सो ये हो गया डन। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बोल लो या सिंपल एवरेज टोटल एवरेज कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि हमें शॉर्ट रन में ही पढ़ना है। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? अगर आपको एसी निकालना है एवरेज कॉस्ट, तो कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो वही बताया, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आएगा? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में कितना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो वो कैसे आएगा? एएफसी इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको देखो अगर आपको टोटल एवरेज कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा? एवीसी प्लस एएफसी। तो ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये लोग, कि अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है, टोटल एवरेज कॉस्ट, तो या तो आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो एवरेज कॉस्ट के लिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करोगे तो भी आपके पास टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी जितने ही फॉर्मूले हैं एक बारी एक जगह पे लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे फिर से। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस सुनते जाओ जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने करा। राइट, इसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्ट का पता है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है एडिशनल आउटपुट बनाने में। तो कैसे निकलेगा? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर नीचे वाले टीसी में से ऊपर वाला टीसी माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज चेंज लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देख लो यही बताया है इन्होंने। ठीक है जी, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको बताया ना कि मार्जिनल कॉस्ट जो आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से ही निकल के आता है। तो वही लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट इन द शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट कैनॉट बी चेंज्ड। ठीक है, व्हेन वी चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, whatever change occurs to total cost is entirely due to change in total variable cost। तो अगर हम आउटपुट चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, सो इन द शॉर्ट रन marginal cost is the increase in TVC due to increase in production of one extra unit of output। So marginal cost क्या है? कि जो TVC में चेंज आ रहा है वो क्या है? हमारा marginal cost है। marginal cost है। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम समझते हैं कि शेप्स क्या क्या बनेंगी। तो देखो, इसी टेबल से बनाई है इन्होंने। जो हमारा टेबल था कहाँ गया? ये रहा, ये जो टेबल है इसी से ये ग्राफ बना है। तो वो इसकी शेप समझ लो। सबसे पहले हमारे पास है देखो, टीएफसी हमने सबसे पहले आउटपुट लिया है। आउटपुट लिया है देखो, हमने आउटपुट लिया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कॉस्ट। राइट, ठीक है। तो देखो देखो इसमें हमारा शेप क्या है कर्व का? तो हमने आउटपुट लिया है एक्स एक्सिस पे, कॉस्ट लिया है वाई एक्सिस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें टीएफसी की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन बनी है हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रीजन क्या है?
क्योंकि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है हर एक आउटपुट पे। तो अगर आप आउटपुट इतना बना रहे हो 10 यूनिट्स का, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही आ रहा है। आपने आउटपुट बढ़ा के 20 कर दिया तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो लाइन है वो कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना सिंपल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो इन दोनों ही कर्व की जो शेप है वो इनवर्स एस शेप्ड है। इनवर्स एस शेप, ठीक है, इनवर्स एस शेप्ड। इसके पीछे रीजन क्या है, जो लिखा है अभी पढ़ेंगे, उसको कहानियां बनाई हुई है एनसीईआरटी ने, उसको पढ़ लेंगे, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो देखो ध्यान से समझना, एस शेप्ड का पीछे का रीजन है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब तुम बोलोगे लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, तो यार वो हम लोगों ने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। नहीं पता है तो चैप्टर की वीडियो देखो, तब समझ में आएगा, ऐसे कैसे बात बनेगी। बट स्टिल मैं बता देती हूँ, सुन लो। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक लेबर, दूसरा लैंड। तो लैंड तो फिक्स्ड है, लेबर हम बदल सकते हैं। सो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो ही बढ़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब जैसे जैसे लेबर इंक्रीज करोगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो हमारा लैंड है वो तो फिक्स्ड है, बट उस पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेबर लग चुका है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है एमपी है वो फॉल करता जाएगा। सो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये था कि जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ाओगे, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, सो एमपी पहले तो इंक्रीज होगा, बट उसके बाद एक एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद हमारा एमपी फॉल होता जाता है। ठीक है, सो उसी का इम्पैक्ट हमारा कॉस्ट पे भी आएगा। कैसे, तो देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा इंक्रीज ही हो रहा है पूरे ही कर्व में, है ना, पूरे ही ग्राफ में देखो इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है, ऊपर ही जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो इसलिए इंक्रीजिंग बना है। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले तो थोड़ा कम रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट उसके बाद बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। इसके पीछे रीजन है वेरिएबल प्रोपोर्शंस का लॉ। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो, जब हमने लेबर लगाना स्टार्ट किया होगा, तो लेबर और हमारा लैंड दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन था, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से चल रहा है, कम कॉस्ट में चल रहा होगा। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब एक लिमिटेड लैंड पे बहुत ज्यादा लोग लग जाएंगे, तो क्या हो रहा है, एक मिसमैच है बिटवीन लैंड एंड लेबर, तरीके से प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाएगा ना, है ना। सो आपका जो टोटल कॉस्ट, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा फिर। बेसिकली लैंड और लेबर के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, जिससे क्या होगा, आपका खर्चा ज्यादा आएगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और उसी वजह से हमारा वेरिएबल कॉस्ट अब तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेम, यही सेम डिक्टो रीजन हमारा टोटल कॉस्ट में भी चलेगा। तो दोनों का कर्व एक जैसा बना है, एस शेप्ड बना है, इनवर्स एस शेप्ड। तो टोटल कॉस्ट भी हमारा इसी तरह से ऊपर जा रहा है। बस फर्क इतना है कि टोटल कॉस्ट ऊपर क्यों बना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, तो इसलिए टोटल कॉस्ट का कर्व टीवीसी से ऊपर बना है ना। और देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा जीरो आएगा। लेकिन जब आउटपुट जीरो है तो हमारा कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगा, तो यानी हमारा कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट भी आएगा। इसलिए जब आउटपुट जीरो था तो हमारा टोटल कॉस्ट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। नहीं यकीन हो रहा है यार, टेबल देख लो, देखो टेबल में दिख रहा है, जब जीरो आउटपुट था तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 20 का आया, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो का है। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट टोटल, इसलिए हमारा जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट 20 का है, तो टोटल कॉस्ट हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ गए, राइट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, दोनों की शेप ध्यान रखना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, ओके, चलो इसमें देखते हैं अब किसने क्या कहानियां लिखी दिया है। देखो, लिखा है, previously we have discussed that in order to increase the production of output the firm needs to employ more of the variable inputs. This result in increase in total variable cost, hence an increase in total cost. तो वही कहानी लिखी है, आउटपुट बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे, जिससे हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, therefore as output increases total variable cost and total cost increase, and total fixed cost however is independent of the amount of output produced and remains constant at all levels of प्रोडक्शन। तो सिंपल चीज बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, इसलिए कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां से करा।
ठीक है, इतना ही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल हमने सारे पढ़ लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट। अब बात करते हैं एवरेज की। सो एवरेज में आपके पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आया टी एफ सी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, सो इसका जो कर्व बना है वो बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रीजन क्या है? टेबल देखते हैं वापस से। देखो, ये थोड़ी ड्राइंग्स में अपनी हटा दूं जो मैंने इसमें इतना कुछ बना दिया है, तो बस काफी है, इतने में दिख जाएगा। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये रहा। आउटपुट आपका 0 से 10 हो गया, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 20 से 2 हो गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जा रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है, हर लेवल पे 20 का है। आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो क्या मेरा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा, है ना। सो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कम होता जा रहा है, इसलिए 20 से 2 हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीजन? क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है टीएफसी है वो कभी 0 नहीं होगा, है ना। अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को 0 लाना है तो कैसे लाओगे? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी, और टीएफसी को हमें 0 रखना पड़ेगा, तभी तो एवरेज आपका 0 आएगा। लेकिन टीएफसी कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट रहता है किसी ना किसी अमाउंट पे। तो इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, सो इसीलिए देखो हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो इस तरह से कम होता जा रहा है, इसलिए नीचे जाता जा रहा है, पर कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। ठीक है, से आपको शेप ध्यान रखनी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखा है? देखो ये रहा, ये लिखा है इन्होंने। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट द रेशियो ऑफ टीएफसी टू क्यू। टीएफसी is constant, therefore as quantity increases, average fixed cost decreases. When output is very close to zero, AFC is arbitrarily large, and as output moves towards infinity, AFC moves towards zero. AFC कर्व इज इनफैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो शेप ध्यान रखना कि जो AFC का कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, ओके, डन। राइट, कम होता जाता है बट कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो ये भी डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास शेप गिवन है टीएफसी की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, कांस्टेंट रहता है हर लेवल पे, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाए। ठीक है, इसके बाद है आपके पास ए वी सी। एवीसी क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो देखो, अब ये सब समझने में सारे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, कंफ्यूज हो जाओगे एनसीईआरटी में जिस तरह से लिखा है, तो हम सीधा नोट्स पे चलते हैं, वहां से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। देखो यार, सबसे पहले फिर से टोटल कॉस्ट का मैं बता देती हूँ एक बारी। यहाँ पे बना देते हैं टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में एक तो टीसी हमने पढ़ा, टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी और टीवीसी। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज टीएफसी। ठीक है, टीवीसी कैसे बनेगा? टीवीसी बनेगा इनवर्स एस शेप, दिस इज टीवीसी। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। और टीसी का कर्व बनेगा इनवर्स एस शेप्ड पर ऊपर से बनेगा, दिस इज टीसी। ठीक है, टीसी और टीवीसी आपस में पैरेलल होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, टीसी और टीवीसी के बीच का गैप होता है हमारा टीएफसी, है ना। टीएफसी और टीएफसी तो कांस्टेंट है हर लेवल पे, इसलिए टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है? इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, जो हमें समझना है। सो एवरेज कॉस्ट में हम लोगों ने देखा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कभी भी 0 नहीं हो सकता एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ना तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ना ही वाई एक्सिस को कट करेगा, दिस इज एएफसी, बस फॉल करता जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एवीसी है, एवीसी और एसी, इनमें क्या है? एवीसी और एसी जो है ये पहले फॉल करेंगे, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, और इसके बाद राइज करेगा। बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे?
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो, स्टार्टिंग में लेबर हम बढ़ा रहे होते हैं, लैंड फिक्स्ड है तो हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा चल रहा होता है। जितना अच्छा प्रोडक्शन चलेगा उतना कॉस्ट हमारा कम आएगा, इसलिए कॉस्ट पहले कम आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हमने इतना ज्यादा लेबर लगा दिया, लैंड तो फिक्स्ड है, सो तरीके से प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा खर्चा ज्यादा आएगा, और इसलिए हमारा एवरेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ नीचे बनेगा, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऊपर बनेगा, सिंपल बात है ना। सो देखो, पहले कम होगा फिर कांस्टेंट फिर राइज, तो कैसे बनेगा? पहले कम होगा फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ेगा। दिस इज ABC, ABC। ठीक है, और अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, टोटल एवरेज कॉस्ट, तो वो भी क्या होगा? पहले कम होगा, ठीक है, तरीके से बनाओ थोड़ा। देखो, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज एवरेज कॉस्ट, राइट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। सो ध्यान रखना कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आएगा, और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो सम है बिटवीन ABC एंड AFC, दोनों का सम करोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आएगा, है ना। सो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो चलो मिनिमम पॉइंट पे आ गया, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, AFC है, वो अभी भी कम 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 होता जा रहा है। इसीलिए जो हमारा एवरेज कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो AFC को भी कंसीडर करके चल रहा है, तो मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा क्योंकि AFC कम हो रहा है ना अभी भी, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कर्व बनेंगे। रीजन सबके पीछे सेम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना कॉस्ट कम आएगा, जितना खराब प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा, उतना कॉस्ट ज्यादा आएगा। इसलिए ये पहले कम होंगे फिर इंक्रीज होगी कॉस्ट, ठीक है, सही। अच्छा, इसके बाद हम बात करें अगर मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी सेम ही बनता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। सो इसका कर्व भी आपका वही बनेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। रीजन सेम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ओके, राइट। अच्छा, अब देखो आगे देखते हैं, एक कर्व आपको बुक में गिवन है NCERT में ही, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, अभी हमने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और MC, तो उन तीनों कर्व जो है वो यू शेप्ड बन रहे हैं, है ना। बस फर्क इतना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आएगा। सो मान लो मैंने ये इस तरह से बना दिया, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका ये वाला मिनिमम पॉइंट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आएगा, तो हम इसको बनाते हैं कुछ ऐसे। दिस इज एवरेज कॉस्ट, इसका मिनिमम पॉइंट सपोज ये है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट भी पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, सो दोनों का मिनिमम पॉइंट को कट होते हुए हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, राइट। तो तीनों ही कर्व पहले फॉल कर रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं, बस पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आएगा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। ओके, सो बस आपको इतनी शेप्स याद रखनी है और पॉइंट्स ध्यान रखना कि कौन सा मिनिमम पॉइंट कब आ रहा है वो सब, राइट, ठीक है। सो आपके पास जो बुक में अब चीजें लिखी हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से लिखी हैं। सो इसलिए आपके पास जो बुक हो, अच्छी बुक, संदीप कर गया या कोई और ऑथर की बुक है ना, तो उससे आप इसको पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें से पढ़ेंगे तो भाई हो जाएगा काम अच्छे तरीके से हमारा, ठीक है। तो शेप तो देखो यही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा इनवर्स एच शेप्ड बना है, राइट। इसके बाद आप चलो ये वाला देखो, मैंने आपको लास्ट में ये वाला कर बताया है, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दिस इज द मिनिमम पॉइंट, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, इसका मिनिमम पॉइंट, और दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करते हुए हमारा मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो कहानियां लिखी हैं वो यही सब लिखी हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है द SMC कर्व, SMC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो वही लिखा है कि SMC मतलब मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे कट कर रहा है, वही तो हमने देखा, है ना। तो वही लाइन सिंपल आपको यहाँ पे लिखी है कि एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होता है, रीजन वही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, बस उतना काफी, ठीक है। सो इसको रीड करना चाहो तो कर लेना,
बाकी एनसीईआरटी इसमें आप स्किप मार सकते हो, मुझे लगता है कोई अच्छी बुक आपके पास हो तो उससे रीड कर लेना। बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया। ठीक है, इससे पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सब कुछ पैसेज फॉर्म में लिखा है और अच्छे तरीके से लिख दिया उन्होंने कहानी बना के। ठीक है, तो बस इतना करना था। अच्छा, इसके बाद आपको टॉपिक दिए लॉन्ग रन कॉस्ट, तो इसको इग्नोर करना क्योंकि सीयूईटी में लॉन्ग रन हमें नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग रन इज नॉट इन सिलेबस, तो इसको आप स्किप करो। बाकी एक बारी मैं सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ जिससे हमारा काम डन हो जाए। सो देखो, टोटल कॉस्ट जो है हमारा, टोटल कॉस्ट दैट इज टीसी, वो कैसे आएगा? टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो कैसे आएगा? टीसी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो कैसे आएगा? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। अगर मुझे एवीसी निकालना है तो कैसे आएगा? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। अच्छा, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम एएफसी प्लस एवीसी भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम लोग टीसीएन माइनस वन कर देंगे, टोटल कॉस्ट में नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस। या फिर आप कर सकते हो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम मार्जिनल कॉस्ट में एक और चीज लिखें तो मार्जिनल कॉस्ट में हम टीवीसी के बेसिस पे भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चेंज आ रहा है कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना। सो अगर मैं नीचे वाले टीवीसी में से ऊपर वाले टीवीसी माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा, या फिर डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू, तो भी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ही आएगा। ठीक है, सो ये कुछ फॉर्मूले, इनको ध्यान रखो और इन पे बेस्ड जो भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया कॉस्ट का भी। तो काफी अटपटा सा चैप्टर है मुझे पता है। ठीक है, मेरे को तो 11th में दो चैप्टर बड़े बकवास लगते थे, एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और दूसरा ये कॉस्ट चैप्टर, जिसमें इतने सारे कर्व हैं, इतनी सारी चीजें ना, एवीसी एएफसी टीएफसी टीवीसी सब इसमें फंसे जाते हैं। बट उम्मीद है आप लोगों को चेंज समझ में आ गई होंगी, कंफ्यूजिंग लगी होंगी, बट खुद से सोचना समझना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही, कोई डाउट आया हो तो कमेंट से पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और उसको कवर अप करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।